मेरे विद्यार्थी हैं मेरे दोस्त, आप सबों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है ना। क्लास 10th वालों दोस्तों के लिए, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न शायद आप लोग को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत धाकड़ तैयारी के साथ मेरे भाई कराई जाएगी। देखिए, क्लास 10th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। सच में मेरे भाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग प्रश्न को एकदम देखते हैं शुरू से लेके अंत तक। देखिए, सोशल साइंस में 4 विषय आते हैं जेक बोर्ड में तो चारों विषयों को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। चाहे आप फर्स्ट टर्म का स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न स्कूल का एग्ज़ाम में भी आप लोग के लिए काम आएगा, फर्स्ट टर्मिनल में भी काम आएगा, सेकंड टर्मिनल में भी, और मैट्रिक बोर्ड में मेरे भाई धुआं करके आ जाना है। चलते हम लोग प्रश्न की ओर सीधा सीधी देखते हैं। देखिए क्या है प्रश्न। देखिए, पूरा चैप्टर का लेके मैं प्रश्न आया हूँ, ठीक है, वही प्रश्न जो एग्जाम में काम आए। आलतू फालतू के प्रश्न नहीं लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पर संक्षिप्त प्रकाश डाले, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम में देखने को मिलता था और रहेगा। यहाँ पर सीधा सीधे आप लोग के लिए आंसर लिख देना है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। संक्षिप्त माध्यम में लिखिएगा, पॉइंट वाइज बना के लिखिएगा, बहुत ही अच्छा तगड़ा नंबर मिलेगा, 5/5, ठीक है। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया के अधीन था, मध्य हल्के पर पोप का शासन था, दक्षिण क्षेत्र स्पेन के राजाओं के अधीन थे। 1830 के दशक में इटली के एकीकरण का प्रयास किए जाने में लिखी थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ज्यूसेप मैथ्सिनी की, देखिए ज्यूसेपी मैथ्सिनी की क्या क्या भूमिका था उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। वह एक गणतंत्र दल का नेता था। 1831 में अपने निर्वाचन काल में उसने यंग इटली नामक एक नया संगठन बनाया। यह एक गुप्त संगठन था, ठीक है ना। यह एक गुप्त संगठन था जिसका स्थापना शिक्षा के माध्यम से इटली को पुनर्गठित करने के लिए हुई थी। यद्यपि इटली के एकीकरण के लिए 1831 तथा 1848 में 2 क्रांतिकारी प्रयास किए गए थे, परंतु वे दोनों क्या रह गए, असफल रह गए। इस प्रकार से लिखना है। ज्यूसेपी मैथ्सिनी की भूमिका, कावेर की भूमिका भी लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है ना। कावेर 1558 में पिडमोंट के मंत्री प्रमुख था। उसका मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की इटली के उदार को प्रभावित करना था। वह एक तो ना क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतांत्रिकवादी, परंतु उसे इटली के वास्तविक निर्माता माना जाता था। उसने फ्रांस के शासक एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रेलिया सेनाओं को परास्त करने का सफलता प्राप्त की। और जिसपे गिरिबाल्डी की भूमिका भी लिख देना, ठीक है ना। और यदि आप चाह रहे इसके मिलता जुलता इसका आंसर और आप खुद से बना के लिख सकते हैं, कुछ भी समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये भी प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में, जो कि बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। देखिए 2 प्रकार से ये प्रश्न भी पूछ सकता है। जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क की भूमिका का विवेचना करें, या फिर से आप लोग के लिए जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, ठीक है, या संक्षिप्त में पता लगाइए, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है और मिलता था है और रहेगा। आप लोग के लिए एग्जाम हॉल में धुआंधार, इसको एकदम पूरा रट दीजिएगा। ये सब मैं आप लोग के लिए बस 5 नंबर का प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। 5 और 3 नंबर का एक प्रश्न वाला जितना है ये सब तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसका भी वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। ये सारे सब्जेक्ट का मैं इस प्रकार से लेते आऊँगा ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। देखिएगा, जर्मन के एकीकरण की क्या भूमिका है। शायद आपको यूट्यूब में ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा इम्पोर्टेंट। जर्मन के एकीकरण का आरंभ प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ है। उसके बिस्मार्क ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने प्रसा को सैनिक शक्ति बनाया और जर्मन के एकीकरण की भूमिका तैयार की, ठीक है ना। जर्मन के एकीकरण यहाँ से लिख देना है एकदम पूरा लाइन। चाहे तो मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, और इससे बाहर तो प्रश्न आएगा ही नहीं आएगा। सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और सोशल साइंस के और कई प्रकार से मैं वीडियो लेते आऊँगा इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न,
ठीक है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर महातंडाव पूरा बाकी है। देखिए जर्मन की एकीकरण के विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। वियना संधि के अनुसार जर्मनी के 30 राज्यों को ढीले संघ में बदला गया। जर्मन देशभक्तों ने इस संघ के दृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। 1848 की क्रांति के मध्य फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट की जर्मनी की एकता का सूत्र में बांधने का प्रयास किया, परंतु प्रसा का शासन के कारण यह लक्ष्य पूरा न हो सका। और आप सुबह से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मज़ा तो तब आएगा जब आपके दोस्त और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होइएगा और पूरे गांव में नाम रोशन कीजिएगा। वास्तव में जर्मन के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं थी। ऑस्ट्रेलिया इस एकीकरण के विरुद्ध था तथा फ्रांस के लिए संयुक्त जर्मनी के लिए का एक खतरा था। स्वयं अनेक जर्मनवासी भी इस एकता के विरुद्ध थे, ठीक है ना। इन सब बाधाओं के बिस्मार्क ने दूर किया हुआ 1862 में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति के वृद्धि और ऑस्ट्रेलिया के अपने मित्र बनाया। दोनों ने मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया और युद्ध से प्राप्त उपनिवेशों की आड़ लेकर उसने 1866 में ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में किया। और इस प्रकार से आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से बनेगा, कहीं बाहर का प्रश्न नहीं बनेगा। और देखिएगा इस सब को पॉइंट वाइज स्पष्टता से याद कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की विशेष तैयारी होती रहेगी, साथ ही साथ सब्जेक्टिव की भी। जर्मनी के एकीकरण की ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने विश्व की शक्तियों का तष्ट किया और ऑस्ट्रेलिया को सेडवा में पराजित कर दिया। युद्ध के पश्चात मेन नदी के उत्तर में स्थित सभी जर्मन रियासतों को मिलकर उत्तरी जर्मनी नामक एक राज्य संघ की स्थापना की। 1867 में इसमें मैक्लेबर्ग तथा सेक्सेना को भी मिला दिया। इस प्रकार से आप और 2 लाइन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाए। एक ही 2 प्रश्न में। अब देखिए यहाँ पर महातंडाव मचेगा मेरे भाई। इस टिप्पणी लिखे जरूर प्रश्न में आएगा, बोलेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखे और साइमन कमीशन पर। ये 2 में से एक तो एग्जाम हॉल में पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे आप एकदम पूरा नोट डाउन कर लीजिए और एकदम जलियांवाला बाग हत्याकांड पर इस पर देखिए क्या करना है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इसी से इसका आंसर आप चाहे तो बना के भी लिख सकते हैं, या फिर से इसका लिखिएगा, बहुत ही शानदार होगी आंसर। और साइमन कमीशन पर भी टिप्पणी लिख देना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर महातंडाव मचाने वाला प्रश्न, जो कि आप लोग के लिए स्कूल का एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम, तो यहाँ से तो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। यह प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका का प्रश्न पर क्यों बटे हुए थे? फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प रहेगा यह प्रश्न। यदि आप फाइनल मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही यह प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर क्यों बटे हुए थे? तो इस प्रकार से आप लोग के लिए पॉइंट वाइज देखिएगा। सोशल साइंस का एक ही फंडा है, आप लोग के लिए इतना खिचड़ी जैसे वहाँ पर जो टीचर जो कॉपी चेक करने वाले रहेंगे, इस प्रकार से यदि आप लिख दीजिएगा तो टीचर को कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आप उसी प्रकार से यदि आप पॉइंट वाइज बनाइएगा तो 1 लाइन में 1-2 लाइन पढ़ेंगे और हो जाएंगे, फिर और फिर से 1-2 पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद अच्छा खासा नंबर दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर महातंडाव मचाएगा प्रश्न को। ब्रेटन वुड्स अनुबंध पर क्या अर्थ है, या फिर से इस प्रकार से ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछ दे तो ज़्यादा हड़बड़ाने का बात नहीं है, इसका आंसर एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इस प्रकार से ज़्यादा नहीं है। 2 इस अनुबंध की मुख्य शर्त है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा IBRD, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं, का गठन किया, ठीक है ना। तालमेल वाले विदेशी विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई, अर्थात विनिमय दर निश्चित की गई, परंतु इसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन का प्रावधान था, ठीक है। और तीसरा नंबर, सभी सदस्य देशों में IMF की पूंजी के लिए चंदा देना होता था। अब अगला प्रश्न जो कि आप लोग के लिए मैप का प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए इस मैप में क्या कह रहा है ना कि देखिए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना, ठीक है ना। इस प्रकार के रहेंगे प्रश्न। फिर से ज्योग्राफी का भी मैं मैप आप लोग के लिए बहुत ही जल्द लाऊंगा, ठीक है ना। और आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोग इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत ही धुआंधार तैयारी होगी। देखिए ग्रेट ब्रिटेन और चेन्नई को दर्शाने बोल देगा, या फिर इस प्रकार से आप लोग के लिए तो कहाँ पर है, तो यहाँ पर चुपचाप ग्रेट ब्रिटेन लिख देना है।
और चेन्नई को चेन्नई की जगह नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग के लिए मैप बना हुआ रहेगा प्रश्न में। अब देखिए यहाँ पर इतना ये प्रश्न देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न यही है सब। ये भूगोल का यानी ज्योग्राफी का। औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ, ठीक है ना। और प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। यदि आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम देने वाले हैं या सेकंड टर्म का, यदि ये प्रश्न या फिर मैट्रिक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न धुआंधार तरीके से तैयारी कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। प्रौद्योगिक विकास के बारे में इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है ना। पहले पॉइंट वाइज मैं आप लोगों के लिए बार बार कर रहा हूँ। सोशल साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पॉइंट वाइज नहीं लिखिएगा तो आप लोग के नंबर की बहुत ही ज़्यादा कटौती की जाएगी। प्रौद्योगिक विकास, प्रौद्योगिक यदि आप कितना भी सुंदर लिख रहे हैं और पॉइंट वाइज नहीं बनाते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर तो मिलेगा ही नहीं। तो देखिए कि पॉइंट वाइज बनाने का प्रयास करें। प्रौद्योगिक विकास लिखिएगा और इस टॉपिक पर पूरा लिख देना, ठीक है ना। आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी इसी कारण। और आर्थिक विकास के बारे में भी पूरा लिख देना। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का। मृदा अपरदन क्या है, इसको संरक्षण के उपायों को वर्णन करिए। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यदि आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम देने वाले हैं तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी, या चाहे आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए मृदा संरक्षण के अपरदन के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है, ठीक है ना। ये उपाय पट्टी, कृषि रक्षक, मेखला, समोच्च, जुताई, सीढ़ीदार खेती, ठीक है। 5 पॉइंट लिखिएगा काफ़ी है। और प्राकृतिक कारकों विशेषतः वायु और जल से मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटना मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार के लिखना है, ठीक है ना। मृदा अपरदन के प्रकार को लिख देना है यहाँ पर आप लोग के लिए। देखिए जल मृदा हुआ, चादर अपरदन, और जो भी मृदा है आप लोग के लिए एकदम पूरा लिख देना है, एकदम पूरा। इससे थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं वीडियो एक 12 मिनट की इससे ज़्यादा बन गई है। देखिएगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण को किस प्रकार निम्नीकृत करता है। पर्यावरण के निम्नीकरण को नियंत्रित करने वाले 3 उपायों को स्पष्ट है। ये सब मैं जितना प्रश्न ला रहा हूँ ना, ये सब बस 5 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग लूटिएगा ये सब जितना है, इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न आप लोग याद मत कीजिए, बहुत ही बाद में तो पछताइएगा। ये सब धुआंधार तैयारी की तरह से तैयारी कीजिए। 5 नंबर लूटिएगा, 3 नंबर लूटिएगा, 2 नंबर एक का और 1 नंबर का तो मैं लाऊंगा आप लोग के लिए कह दिया हूँ। चाहे तो आप इसको पॉइंट वाइज भी बना के लिख सकते हैं, ये तो और बहुत बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि देख सकते हैं बहुत बड़ा है, 5 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों को लिखना है, ठीक है। तो एक लाभ लिख लीजिएगा, इधर हानि। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इधर पॉइंट वाइज पहला नंबर लिखिएगा। इनका पर्यावरण से बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बांधों में एकत्र जल सिंचाई के लिए भी प्रयुक्त होता है और मृदा की उर्वरकता पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। जल की उपलब्धता के कारण जल की कमी होने वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जाती है। कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन हो गया है जहाँ किसान जल गहन की और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब अगला प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, देखिए राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट टर्म में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है यही प्रश्न। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोग पीने का पानी एकत्र करने के लिए छत वर्षा का जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग। पॉइंट वाइज आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक प्रश्न जो कि एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है, ये सिविक्स का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। संघीय शासन व्यवस्था में 2 तरीकों से गठित होते हैं, उन 2 तरीकों का नाम प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना, ठीक है ना। जैसा कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ। अब बड़े देशों तथा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए
राज्य को गठन करना जैसे भारत। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए सब 5 नंबर का तो लूट लीजिएगा। शासन के संघीय और एकात्मिक स्वरूपों क्या क्या मुख्य अंतर है। तो संघीय सरकार और एकात्मिक सरकार में आप लोग को अंतर करना है और दोनों अंतर को आप लोग लिख लीजिएगा। 5.5 नंबर आप लोग अपने मुट्ठी में। बहुत ही फर्स्ट टर्म के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार की परिस्थितियों का तुलना करना। ठीक है ना, यानी ये दोनों की तुलना करना है। बहुत ही ईजी और सरल तरीके से समझ जाना है। ठीक है ना, संगठित क्षेत्र यानी इसका नौकरी वाला है, जो सरकारी जॉब में काम करते हैं उनका संगठित क्षेत्र। ठीक है, और संगठित जो हम लोग मजदूरी से करते हैं सब, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। रोजगार की अवधि नियमित होती है, रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है, यानी नरेगा। यदि आप लोग नरेगा 2005 का उद्देश्य क्या है तो उसका आंसर यही लिखिएगा। ठीक है ना, तो पॉइंट वाइज बना के लिखिएगा, बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएगा आप लोगों को 5 नंबर। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न उदाहरण व्याख्या करें। ठीक है ना, यानी तृतीय क्षेत्र अन्य यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से कैसे भिन्न है यानी कैसे अलग है उसका उदाहरण सहित व्याख्या करना है। इसका आंसर इस प्रकार से आप चाहे तो इसका नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुद्रा आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देना। ठीक है, यानी मुद्रा आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देना, जो कि बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जितना भी सोशल साइंस का प्रश्न लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं सभी सारे सब्जेक्ट का लेते आऊँगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। इस वीडियो को अंत तक सारे वीडियो को देखिएगा, आप लोग धुआंधार तैयारी से बस याद करते जाइए। चलिए दोस्तों यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं।